नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परिवार और समुदाय यानी कि फैमिली एंड कम्युनिटी के पार्ट 2 पर। और ये सभी क्वेश्चंस आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि पार्ट 1 में आपको 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दे दिए गए और वो क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे हैं और इस वीडियो के भी क्वेश्चंस ऐसे हैं, या तो प्रश्न पूछे गए हैं या तो आने की संभावना है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आपको अभी तक काफ़ी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जहां पर मैं काफ़ी सारी वीडियोस के लिंक और महत्वपूर्ण पीडीएफें वहां पर सेंड कर देता हूं। तो आप लोग उन सभी पीडीएफ को और लिंक को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए बात करते हैं आज का पहला प्रश्न। और चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का जो ऑप्शन आता है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जितनी भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी जानकारी जो है आपको समय से मिलती रहेगी। वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, उनको भी लाभ मिल सके। और जब ज़्यादा वीडियो चलती है दोस्तों तो अच्छा लगता है, दूसरी वीडियो बनाने में भी बहुत ही जो मेहनत होती है, लगता है कि हाँ मेहनत मैंने की थी तो सफल हुई है, तो दूसरी वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। और पहला प्रश्न देख लीजिए, स्वयं वकालत। आपसे प्रश्न पूछा गया है, या कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ देगा कि आत्म वकालत क्या होता है। आत्म वकालत, आत्म वकालत भी आपसे पूछ सकता है। तो स्वयं वकालत, आत्म वकालत, या इंग्लिश में आपको दे दे सेल्फ एडवोकेसी क्या है। तो देख लीजिए, स्वयं वकालत का अर्थ है कि व्यक्ति का अपने निहित या पक्ष में वकालत करना। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वह अक्षम व्यक्ति हो चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो, अपने हित में अपने जो पक्ष में वकालत करता है वह कहलाता है स्वयं वकालत। यह सभी सामाजिक सक्रिय आंदोलनों का आधार है। और आत्म वकालत अक्षम व्यक्तियों को, और जो अक्षम व्यक्ति जो भी होंगे उनको स्वयं के लिए और दूसरों के लिए, वे स्वयं के लिए भी बोल सकते हैं और दूसरों के लिए भी बोल सकते हैं, इसका अवसर देता है आत्म वकालत, स्वयं वकालत। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न पर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समुदाय को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर में आपसे, नहीं तो आपसे 5 नंबर में कहीं ना कहीं पर समुदाय के बारे में ज़रूर पूछेगा, और समुदाय की परिभाषा भी पूछेगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपका काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा और कहीं पर भी आप लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपका है जो था वो था आपका स्वयं वकालत, और दूसरा आपका समुदाय को परिभाषित कीजिए। तो मेंजर जी के अनुसार समुदाय की डेफिनेशन क्या दी गई। वह समाज, समुदाय के बारे में दोस्तों मेंजर जी ने क्या कहा, वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है, वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। यानी कि कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं, समुदाय जिसको हम बोलते हैं, एक निश्चित भूभाग में, वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है वह क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, डेविस के अनुसार, डेविस जी ने समुदाय के बारे में क्या बताया। समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आते हैं। डेविस जी ने क्या कहा, समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है, क्षेत्र का समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। नेक्स्ट, ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार, मैंने आपको 3 डेफिनेशंस यहाँ पर बताई, और जो भी आपको अच्छी लगे आप लिख सकते हैं। किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। आप ऐसे भी अपनी भाषाओं में लिख सकते हैं, लेकिन जब आप ये डेफिनेशंस लिखेंगे
तो आपके जो नंबर मिलने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप सभी को पता है, जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पेपर भी दिए होंगे, क्योंकि आप लोग पूरा पेपर करके आते थे, 45 नंबर का पूरा आपने पेपर किया, आपके जो 1 नंबर के थे 1-2 गलत भी हो गए, लेकिन आपने लिखा पूरा था, 2 नंबर में, 5 नंबर में, 10 नंबर में। और नंबर आपके, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बताया भी, नंबर आपके एवरेज अगर मैं बताऊं तो किसी के 28 नंबर, किसी के 25 नंबर, तो इस प्रकार से आपको नंबर देखने को मिलते हैं। कारण है ये कि उसमें कुछ ठोस लिखा होना चाहिए। लिखते तो सभी हैं, लेकिन कुछ अच्छा लिखा होना चाहिए, तो नंबर वहीं से मिलते हैं। आगे बात कर लेते हैं पुनर्वास। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है कि पुनर्वास क्या है, यानी कि रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है, रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है, पुनर्वास की बात हो रही है। और पुनर्वास से तात्पर्य अक्षम व्यक्तियों ने जो कार्य क्षमता खो दी है, यानी कि आप सभी देखते हैं कि जो भी अक्षम व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी कारणवश हाथ कट गया है या हाथ है ही नहीं, उंगलियां मान लीजिए हैं ही नहीं, तो उसको आर्टिफिशियल लिम्स के द्वारा पुनः प्रतिस्थापित करना, यानी कि उसको जो खोई हुई क्षमता है उसकी क्षमता को लौटाना, हम पुनर्वास कह सकते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्यक्ति जो विकलांगता की स्थिति में होता है या व्यक्ति जो दिव्यांगता की स्थिति में होता है, उसकी मूलभूत क्षमताओं को, उसके ज्ञान, अनुभव और उसकी आवृत्तियों के विकास में सहायता की जाती है पुनर्वास के अंतर्गत। मतलब कोई भी क्षमता उसकी अगर छूट गई है, रह गई है, तो उसको पुनः निर्मित करना, पुनः उसको उसी ढंग से ले जाना पुनर्वास का कार्य होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया, अब आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका पेपर में पूछा गया प्रश्न है, संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर में आपसे पेपर में पूछा गया प्रश्न है, संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि परिवार का वर्गीकरण कीजिए, कभी कभी परिवार की डेफिनेशन पूछ देगा, तो कभी कभी लिख देगा कि एकांकी परिवार को परिभाषित कीजिए, कभी संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आते रहते हैं। तो आईपी देसाई जी के अनुसार हम उस ग्रह को संयुक्त परिवार कहते हैं, हम उस घर को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकांकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य होते हैं। एकांकी परिवार में क्या होता है कि एक ही पीढ़ी के सदस्य होंगे, लेकिन जब संयुक्त परिवार होगा तो उसमें एक से अधिक पीढ़ी के सदस्य होंगे और उनके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, जो भी उनकी संपत्ति होगी, जो भी उनका आय होगा, यानी कि जो भी उनकी इनकम होगी, और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का द्वारा संबद्ध होते हैं, यानी कि उनकी संपत्ति, उनकी आय, उनके अधिकार, ये सभी उनके एक साथ में संबद्ध होंगे, एक साथ में कोरिलेट करेंगे, यानी कि रिलेशन होगा उनका। तो यह कहलाएगा आपका संयुक्त परिवार। कभी कभी आपसे एकांकी परिवार पूछ देगा, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, और पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, अगर आपसे 5 नंबर में पूछता है तो आप इन सभी टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, यानी कि पति पत्नी का संबंध क्या होता है, रक्त संबंध क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। और 2 नंबर में अगर आपसे पूछता है तो आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे, यानी कि परिवार की विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। तो परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं, आप सभी को पता है कि एक घर में पति पत्नी होगा, ठीक। परिवार में क्या होगा, परिवार संयुक्त होना चाहिए, परिवार में रक्त संबंध होना चाहिए, उनका निवास स्थान एक होना चाहिए, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा है, यानी कि एक साथ में। अब अगर आर्थिक सुरक्षा की अगर बात की जाए तो रुपये पैसे हो गए आपके, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो उस चीज़ का निर्वहन एक साथ में करेंगे, परिवार की यह विशेषता होती है। सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, एक दूसरे को बचाते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। सभ्यता व संस्कृति, सभ्यता होनी चाहिए घर में, संस्कृति भी होनी चाहिए। सीमित आकार और स्थायी व अस्थायी प्रकृति, तो ये सभी आपकी थी परिवार की विशेषताएं।
तो इस प्रकार से आज के जो 5 प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। और इसके पहले दोस्तों आपके जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक आपका पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन एंड एसोसिएटेड डिसेबिलिटी, दोस्तों उसकी भी 2 वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं 2-2 नंबर्स की। और जो आपका 7वां पेपर है, जो कॉमन पेपर आपका है एजुकेशन इन इंडियन इमर्जिंग सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी भी दोस्तों 2 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं 2-2 नंबर्स की। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेशन है उस वीडियो में। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, टेलीग्राम पर जाकर के लिंक देख लीजिए, मैंने लिंक अपलोड कर दी है, या आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के भी लिंक देख सकते हैं, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन वीडियोस की लिंक को देख सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।